बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं, कौन से मेथड फॉलो करने हैं, किस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब 4 पॉइंट हम इसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड एएस, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड एएस और मेरिट्स ऑफ इंड एएस। तो क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं हम लोग। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या आवश्यकता है। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? एंड इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मेन एम क्या है इसका? कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना है? अ नंबर ऑफ पार्टीज, जो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं। कौन कौन है? इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। हमने पढ़ा है पहले चैप्टर 2 में कि इंटरनल यूजर्स कौन है और एक्सटर्नल यूजर कौन है। सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है, इंफॉर्मेशन है, उनके लिए एक सेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें क्या क्या रहता है? पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे दिया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक सेट के थ्रू दिया जाता है। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। आगे क्या बता रहा है? एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो क्या बता रहा है? वो बोलता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज शुड डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। वो क्या बताना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू और फेयर व्यू बताना चाहिए। डिपिक्ट मतलब एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए। तो ट्रू और फेयर व्यू बताना चाहिए, मतलब कुछ भी उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस किस तरह ऑपरेट कर रहा है और कैसा फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही सही बताना चाहिए। हाउएवर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर व्यू हैज़ नॉट बीन डिफाइंड ईदर इन द कंपनीज एक्ट 2013 और इन एनी अदर स्टैट्यूट। कि किसी भी और दूसरे जगह पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कंपनीज एक्ट में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ नंबर ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप हो गए जो जनरली सबको एक्सेप्टेबल थे। इनको टर्म दिया गया GAAP इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जिसमें क्या क्या थे? कॉन्सेप्ट्स हैं और कन्वेंशंस हैं। हैव बीन डेवलप्ड, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन डेवलप हुआ एंड एक्सेप्टेड टू ब्रिंग कंपेरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कुछ भी किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, उसका मेन पर्पस होता है कंपेरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी लाना, कि कंपेयर किया जा सके डेटा और यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसे रूल्स फॉलो किए गए हों। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटी, अलग अलग बिजनेस एंटिटी अलग अलग रूल फॉलो ना करें, बल्कि सब एक जैसा मेथड से बनाएं ताकि कंपेयर करना आसान हो। But the difficulty is that GAAP also allows a large number of alternative treatment for the same item. GAAP also allows large number of alternative treatment, means एक ही चीज़ का ये कई ऑप्शन बताता है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो आपको पता नहीं, स्टैंडर्ड 12 में जब गुडविल निकालते हैं तो उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं और कैपिटलाइजेशन से भी निकाल सकते हैं। और जब भी मेथड चेंज करेंगे आंसर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोल रहा है कि GAAP जो है वो अलग अलग अल्टरनेटिव बताया है, एक ही सेम आइटम को निकालने के लिए अलग अलग तरीका बताया हुआ है। डिफरेंट इंटरप्राइजेज में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब कोई एक पॉलिसी अपनाएगा, कोई दूसरा, कोई तीसरा, क्योंकि सब तो वैलिड है GAAP के थ्रू फॉर सेम ट्रांजेक्शन। एक ही ट्रांजेक्शन के लिए सब अलग अलग मेथड अपनाएं। और एन इंटरप्राइज में अलाउ इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम आइटम ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। अलग अलग पीरियड में सेम वो हो सकता है कि सेम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वो मेथड अपनाएं अलग अलग पीरियड में, मतलब इस साल कुछ और अगले साल कुछ और, क्योंकि सब कुछ एक्सेप्टेबल है GAAP के थ्रू। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनकन्सिस्टेंट। अब जैसे ही मेथड चेंज होगा एक साल से दूसरे साल, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा, अनकम्पेरेबल हो जाएगा, क्योंकि मेथड चेंज होने से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हैंस देयर इज एन अर्जेंट नीड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज दिस डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसलिए एक ज़रूरत है कि सारा पॉलिसी को स्टैंडर्ड एक दिया जाए कि नहीं, आप सभी को ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है।
certain standards must be followed for preparing financial statement so that there is the minimum possible ambiguity and uncertainty about the figures contained in financial statement, ताकि जो भी उसमें अनिश्चितता का डर है कि पता नहीं सही है कि नहीं, या जो भी मिस्टेक्स का डर है वो मिनिमम हो, ठीक है। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन 29 जून 1973 to develop accounting standards. Okay, first of all IASC came to develop accounting standard. The Institute of Chartered Accountant of India and the Institute of Cost Accountant of India are also associate member of IASC. They are also member of IASC. ठीक है, मतलब कि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के मेंबर हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ड्राइंग अप इट्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारा अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वो भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है। आप ये पूरा पार्ट को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं या फिर अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, डीके गोयल का बुक है, उसमें आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं इस बुक से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रैक्टिकल सम भी फर्स्ट टाइम इसी से बताऊँगी, फिर रिवीजन क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से करवाऊँगी। अगर आपको स्पेसिफिक कोई और सॉल्यूशन या आंसर चाहिए होगा या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ड्राइंग अप इट्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है जिसका नाम है इंड AS। ठीक है, विच आर बेसिकली पैटर्न ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड प्रैक्टिसेज प्रिवेलिंग इन इंडिया। मतलब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS, उसको और मॉडिफाई करके और इंडियन सिचुएशन में वो कैसे अप्लाई होना चाहिए उसके लिए क्या बना है? इंड AS। ठीक है, जिसको हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ICAI। फिर क्या बोल रहे हैं? मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी डिफाइंड एज रिटन स्टेटमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब बार बार ये इशू होता है, ऐसा नहीं कि एक बार सेट हो गया स्टैंडर्ड वही चल रहा है। जब भी मॉडिफाई होगा नया सेट इशू होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस पर स्टडी करते रहते हैं। स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेज फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या रहता है इसमें? यूनिफॉर्म रूल होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे मेन पर्पस क्या है कि रूल्स यूनिफॉर्म होने चाहिए। कोहलर डिफाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ कोड ऑफ कंडक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट पे ये इम्पोज किया जाता है, मतलब उनको करना ही है, बाय कस्टम, लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। किसके किसके द्वारा? जो हमारा शुरू से ट्रेडिशन रहा, कस्टम रहा है अकाउंटिंग करने का, उसके थ्रू कि इसी तरह किया जाता है। लॉ के थ्रू कि आप ऐसे नहीं करोगे तो ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कोर्ट में वैलिड नहीं होगा। और प्रोफेशनल बॉडी जैसे ICAI है, तो जितने अकाउंटेंट हैं उनको उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो एक प्रोफेशनल बॉडी के अंडर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नेचर क्या है? तो बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेज बाय वे ऑफ कोड टू डायरेक्ट एज हाउ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट शुड बी डील्ड। मतलब क्या बताता है हमें कि कैसे ट्रांजेक्शन और इवेंट डील किए जाएंगे विथ इन अकाउंट्स एंड डिस्क्लोज इन फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में कैसे डिस्क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन द टर्म कॉस्ट एंड ले डाउन अ डेफिनिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एक ग्रेजुएशन में सीखते हैं हम लोग, ठीक है, 12 के बाद, कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा, उसका मेथड को वो बता सकता है कि इस मेथड से किया जाए विथ माइनर मॉडिफिकेशन। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है स्पेशल सर्कमस्टेंस में। इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस। मतलब उन्होंने बोल दिया कि 4 मेथड है तो उसमें से ये वाला एक मेथड यूज होगा, तो अब डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, सब वही मेथड यूज करेगा। एंड पॉलिसीज सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट बिकम कंपेरेबल। तो जो पॉलिसी होगा और जो प्रैक्टिस होगा वो अब डाइवर्स नहीं होगा, मतलब सब एक रूल फॉलो करेंगे। तो अब क्या होगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा कंपेरेबल हो जाएगा, एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकेगा। दे प्रिस्क्राइब अ प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉर द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम। एक या एक से ज़्यादा अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स सेट ऑफ मेथड होना चाहिए कि हाँ इसके लिए ये मेथड यूज किया जाएगा, इसके लिए ये मेथड, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, सब वही मेथड यूज करें। नेक्स्ट क्या बोला? दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी बोले यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर।
इंटरनल यूजर मतलब मैनेजमेंट ओनर, एक्सटर्नल यूजर डेटर, क्रेडिटर, बैंक, गवर्नमेंट, पब्लिक, एम्प्लॉय, एनीवन। आगे क्या है, दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज़ टू फंक्शन एंड इन दिस रिस्पेक्ट दे आर जस्ट लाइक लॉज। वो एरिया लिमिट कर दे रहा है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोला कि आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, मतलब वैसे ही करना है। इसका मतलब ये लॉ जैसा हो जा रहा है। कानून का क्या है कि कोई कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो वैसे ही यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ है। हाउएवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग। हालांकि इनका एम नहीं होता है कि रिजिडिटी करना है, कठोरता लाना है अकाउंटिंग को ये करने में। द ओनली अटेम्प्ट टू लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड द अकाउंटेंट्स रियलिस्टिक गाइडलाइंस। केवल एक ही अटेम्प्ट है, कोशिश है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा कम कर दें कि जिसको जो मन चाहे वो मेथड ना अपना ले, एक फिक्स कर दें कि आपको इसके लिए ये मेथड अपनाना है, ठीक है। इफ़ द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस ऑफ एन इंटरप्राइज डू नॉट जस्टिफाई द एप्लीकेशन ऑफ अ सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द अल्टरनेटिव प्रैक्टिस रिगार्डेड एज मोर सुटेबल मे बी अडॉप्टेड। अगर किसी इंटरप्राइज को जो मेथड प्रिस्क्राइब है वो सूट नहीं कर रहा है, तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव जो ज़्यादा सूट कर रहा है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। However, in the event of any deviation from standard, it will be duty of accountant to make adequate disclosure of this fact in financial statement, so that the user of such a statement may be aware of such deviation. अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग हट के कोई मेथड अपनाता है किसी स्पेसिफिक फिगर के लिए, तो अकाउंटेंट का ये ड्यूटी बनता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे एक नोट लिखे कि उसने वहाँ पे कौन से मेथड को अपनाया है, किस मेथड के जगह, ताकि जो यूजर्स हैं वो समझ सकें, ठीक है। तो ये इसका नेचर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पहला टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना है, मतलब सबका एक जैसा हो, किस में, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, किसको देना है इन्फॉर्मेशन, टू द यूजर्स, किसके लिए, अबाउट द पॉलिसी अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, डाइवर्स मतलब होता है अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करने से जो इफेक्ट होता है उसको हटाना है, यानी कि सब एक जैसा यूज करें। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हो कंसिस्टेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और कंपेरेबल हो। टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को भी इम्प्रूव करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये सब समझने के लिए, ये याद करने के लिए, ठीक है। तो भी लर्न तो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि थ्योरी का एग्जाम होगा तो आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छी बात यह है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव होगा वही आपका IFRS में हो जाएगा, बस उसमें ग्लोबली वर्ड यूज कर देना है, और वही IND AS का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब इतने साल के बाद इवॉल्व हुआ है, इतने सारे अकाउंटेंट ने मिल के बनाया, तो उसका कुछ बेनिफिट तो होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, मतलब लोगों में उसके प्रति भरोसा बढ़ाता है। न्यूमेरस पार्टीज विच आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे पार्टीज हैं, कौन कौन है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं। दे इंक्लूड इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एट्सेट्रा। It is therefore necessary that the financial statement should present a true and fair value. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो ट्रू और फेयर वैल्यू देना ही होगा, नहीं तो इन्वेस्टर को पता चला तो उनका ट्रस्ट हट जाएगा, वो अपना पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स बिजनेस से दूरी बनाएंगे, एम्प्लॉई को लगेगा कि पता नहीं फ्यूचर में मेरा सैलरी भी मिलेगा कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो टैक्स के लिए रेड कर सकते हैं, तो फाइन हो सकता है बिजनेस पे। तो एक ट्रू और फेयर वैल्यू होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन का। एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ इंटरप्राइज, ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब डे टू डे ऑपरेशन से उसको कैसा फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस का ग्रोथ कैसा हो रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरेट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस विच इन्हेंस रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। लाइक यूनिफॉर्म गाइडलाइन होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो यूजर्स को भी ट्रस्ट बढ़ जाता है, वो आसानी से नियम समझने लगता है, अच्छा यहाँ ऐसे किया गया है, यहाँ ऐसे किया गया है, क्योंकि हर एक फॉर्म का एक जैसा है, तो उनके अंदर क्या आता है, ट्रस्ट आ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। सेकेंड रिक्वायरमेंट, पहला रिक्वायरमेंट क्या था, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप एक मेथड यूज कीजिए और ईयर आफ्टर ईयर यूज कीजिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइज और सेम इंटरप्राइज फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड कंपेरेबल। कंपेरेबल कैसे बनेगा, जब सेम मेथड यूज हो। दे ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजम्पन्स, सारे एजम्पन यूनिफॉर्म होते हैं, रूल्स यूनिफॉर्म होते हैं, पॉलिसी यूनिफॉर्म होते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Thus they can ensure the consistency and comparability of such statement। चूँकि क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी को फॉलो किया है। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम रूल सबके लिए फॉलो किया, तो कंसिस्टेंट भी होगा और कंपेरेबल भी होगा। विच इन टर्न इंश्योर्स बेटर कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से कंपेयर किया जा सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर किया जा सकता है, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एन इंटरप्राइज, और एक इंटरप्राइज का भविष्य का क्या उसका नज़रिया है, वो किस तरह से आगे अपना रखता है विजन की, वो कैसे आगे ग्रो करेगा, वो भी आसानी से समझा जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन, तब रॉन्ग कंक्लूजन आ जाएगा। वाई, बिकॉज ईच इंटरप्राइज वुड इवॉल्व इट्स ओन रूल्स एंड स्टैंडर्ड टू सूट इट्स पर्पस। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो अपना अपना रूल रेगुलेशन से अपना अकाउंटिंग करेगा। तो वैसे में तो उसको अगर कोई कंपेयर करेगा तो डेटा सही होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि किसने क्या बेसिस लिया है किसी को पता नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, समटाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग द वेरियस ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलग अलग ग्रुप के बीच कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर में हैव अपोजिट इंटरेस्ट इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेटवर्थ ऑफ एंटरप्राइज। अगर शेयर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है ये इससे कुछ अलग होना चाहिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग सच अ कॉन्फ्लिक्ट। तब क्या होगा, कंपनी क्या कर सकती है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट कर सकती है कि देखिए हमने ऐसा ऐसा किया है और ये मेथड हमने यूज़ किया और ये हमारा ट्रांजैक्शन है। सच अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज सच स्टेटमेंट ड्रॉन अप अपॉन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब एम्प्लॉय भी विश्वास करेगा, शेयर होल्डर भी विश्वास करेगा। क्यों, क्योंकि ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये सबको एक्सेप्टेबल होगा, विल बी एक्सेप्टेड टू ऑल द ग्रुप्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेज ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। मैनिपुलेशन और फ्रॉड कहाँ किया जा सकता है, जहाँ अपना मनमानी हो, अपने मन से जैसे भी ट्रांजैक्शन करना है। यहाँ तो एक सेट है रूल्स, उस सेट ऑफ रूल्स को हमें फॉलो करना है, तो उसमें मैनिपुलेशन का चांस कम हो जाता है, फ्रॉड का चांस कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप अकाउंट्स को इधर उधर करोगे तो आपको एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा कि हाँ इसमें फ्रॉड किया गया है। एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज रिड्यूस्ड द चांसेज ऑफ मैनिपुलेशन, फ्रॉड एंड इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर और यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है और अब सभी को सही तरीके से मेजर करना ज़रूरी है, जो भी उनके ट्रांजेक्शन्स हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं। टू इंश्योर दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटर को देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया हो। इन केस ऑफ डेविएशन, अगर नहीं ऐसा हुआ, इट इज़ ऑल्सो देयर ड्यूटी टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन देयर रिपोर्ट। अगर उनको लगता है कि नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, तो जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाएंगे उसमें मेंशन करेंगे कि संस्था का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो नहीं किया गया है। इट इज़ ऑल्सो देयर ड्यूटी टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर। इस तरह वो डिस्क्लोज करेंगे अपने रिपोर्ट में। ठीक है, सो दैट द यूजर्स ऑफ सच स्टेटमेंट में बी अवेयर ऑफ सच डेविएशन, ताकि जो उसके यूजर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वो जान सकें कि कंपनी ने ऐसा डेविएशन किया है। एज अ रिजल्ट द ऑडिटर्स विल बी फ्री फ्रॉम कोर्ट केसेस। अब ऑडिटर ने तो अपना ड्यूटी कर दिया तो ऑडिटर फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर अब कोर्ट में कोई केस होने का चांस नहीं रहेगा कि उसने भी फ्रॉड में कुछ जवाब नहीं बोला। वेरियस पैनल प्रोविजन अंडर द कंपनी लॉ इन केस ऑफ इंडक्टेड फ्रॉड, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर और ड्यू टू अडॉप्शन ऑन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब अलग अलग नियम है कि अगर आपने फ्रॉड किया या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया है या अकाउंटिंग पॉलिसी को ठीक से फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए कुछ कुछ कानून है जिससे ऑडिटर फ्री हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिमिटेशंस क्या हैं। तो हर एक चीज़ में कितनी भी अच्छाई हो, कुछ कमियां होती हैं, तो यहाँ भी है। क्या है, पहला रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, इनिशिएटिव लेने से रोकता है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रूल है, उसी को फॉलो करना है। सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर, इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। दे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, तो अपना तरफ से कोई इनिशिएटिव लेना कि इससे नहीं ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, ये यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अगर कोई चाह रहा है कि नहीं हम और अच्छा प्रेजेंटेशन करें और अच्छे से डिस्क्लोज करें और ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, वो नियम के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। रिजिड इन नेचर, नेचर में भी रिजिड है, कठोर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिजिड इन नेचर, दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट फ्रॉम यूजिंग अ मोर सुटेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, कोई दूसरा अल्टरनेटिव अच्छा है, सुटेबल है, तो उसको यूज करने से ये रोकता है। उसके लिए स्पेसिफाई करना होगा, प्रोसेस है, रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों उसको ये वाला मेथड सुटेबल नहीं है और वो दूसरा यूज करना चाहता है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एसेट्स रिकॉर्ड होगा, एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और उनका डेप्रिसिएशन भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज़ फॉर दिस रीजन IFRS जो है वर इंट्रोड्यूस वेयर इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी शोन एट करेंट और फेयर वैल्यू। IFRS के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ करेंट वैल्यू में दिखाता है, मतलब मार्केट प्राइस में दिखाता है, मार्केट प्राइस, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हिस्टोरिकल प्राइस पे दिखाता है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर्स यहाँ जजमेंट नहीं दे सकते हैं, केवल उन्होंने जो ऑब्जर्व किया लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं दे सकता ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। ठीक है। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, कंपेरेटिव सोसाइटी में और कंपनी में, इतने जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ के देखिए, कहीं पे डाउट लगे आपको तो ज़रूर से पूछिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं IFRS में। अब आगे क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। द टर्म IFRS रेफर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देख लिया हमने यहाँ, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। IFRS also cover a wide range of international accounting standards। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेंज रखा है, मतलब बहुत सारे वहाँ के रूल्स हैं इसमें। इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, मतलब IASC का और IASB तीनों का सब मिला के ये बना हुआ है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंप्लाई विथ ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। मतलब IAS अगर कोई फॉलो कर रहा है तो IFRS का सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा उसको। यहाँ जम्सन क्या है, पहला जम्सन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस शुड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर, ये मानते हुए कि बिजनेस लंबे समय तक फ्यूचर में चलेगी। क्या बोल रहा है, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि किसी को पता नहीं कितने साल चलेगा, इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, ये मान के चलना है। फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब जब वो अकर कर रहा है, मतलब हो रहा है ट्रांजेक्शन, तब जरूरी नहीं है कि जब पेमेंट मिला या पे किए तब रिकॉर्ड करें। फिर क्या है, मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। मेजरिंग यूनिट एजम्पशन इज द करेंट परचेजिंग पावर, जो अभी उसका परचेजिंग पावर है उसको रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स दैट एसेट्स आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखाया जाएगा बल्कि मार्केट प्राइस पे दिखाया जाएगा। ठीक है, मार्केट में जो उसका प्राइस होगा उस पर दिखाया जाएगा। एंड इन अदर वर्ड्स, एसेट्स आर शोन एट अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ सेम एसेट हैज़ बीन एक्वायर्ड करेंटली, लायबिलिटीज आर शोन एट द अमाउंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल देम। ठीक है, मतलब कि जितना पैसा में खरीदा जा रहा है या कितना पैसा में बेचा जा रहा है वो प्राइस लिया जाएगा। Constant purchasing power assumption. This assumption requires that the value of capital be adjusted to inflation at the end of financial year. जैसा महंगाई हो उसके हिसाब से कैपिटल का वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब है कि जब AS है ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो IFRS की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हर देश का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Hence, when an enterprise decides to raise capital from abroad, जब किसी को विदेश से लोन लेना हो, the rules and regulations of that company will apply, and there will be differences in the financial reporting in the foreign country as compared to own country. Hence, a strong need was felt
फॉर एडॉप्शन ऑफ IFRS। मतलब अगर एक देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और वो दूसरे देश के साथ में कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहाँ का अलग रूल होगा, यहाँ का अलग रूल होगा। अब जब वो अपने ही कंपनी का डेटा को कंपेयर करना चाहेगा अपने देश से और दूसरे देश के यूनिट से, तो कंपेयर नहीं हो सकेगा क्योंकि मेथड अलग अलग होगा। तो फील किया गया कि ग्लोबल लेवल पे एक होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या क्या ज़रूरत है IFRS का? पहला है ईजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हैव नाउ बिकम ग्लोबल एंड कंपनीज आर नाउ इन पोजिशन टू एसेस फंड ग्लोबली। अब फंड भी लोग विदेशों से भी लेते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह क्या है? एक तरह से कैपिटल मार्केट है, तो लोग पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं। बट इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टर को किससे पता चलेगा पोजीशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ IFRS बनाओ ताकि किसी भी देश का हो समझ सके। हैंस IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नाउ अ प्री रिक्विजिट फॉर एंटरप्राइज सीकिंग टू रेज ओवर सीज फंड। मतलब अगर विदेश से आपको फंड चाहिए तो आपका जो अकाउंटिंग है वो IFRS बेस्ड होना चाहिए। ईजी टू मेक कंपैरिजन। जब यूनिफॉर्मिटी होगी तो कंपैरिजन तो आसानी से होगा। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर वुड लाइक टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सेट। अब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो तो यही चाहेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो उस पर वो हो, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर टू कंपेयर देयर इन्वेस्टमेंट ऑन अ ग्लोबल बेसिस। और ग्लोबल बेसिस पे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंपेयर होता है कि किस देश में इन्वेस्ट करने से उनको ज़्यादा या कम फ़ायदा हुआ। दस लोअर्स देयर रिस्क ऑफ एरर ऑफ जजमेंट। तो उनका रिस्क कम हो जाता है कि अरे यहाँ इन्वेस्ट करके सही नहीं किया, वहाँ इन्वेस्ट करके सही नहीं किया, उसके ज़्यादा चांस नहीं रहता है क्योंकि सब देश में उन्होंने एक जैसा अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो कहाँ से ज़्यादा मिला और कहाँ से कम मिला वो आसानी से समझ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन IFRS विल फैसिलिटेट इन्वेस्टर टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेन पर्पस यही है, कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए जब कंपेयर कर रहे हैं यानी यूनिफॉर्म है तभी तो कर रहे हैं, तो IFRS होने से क्या होगा? सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, कंपेरेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। सेम चीज़ तीनों पॉइंट में है। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रोड। विदेश से पैसा जुटाना थोड़ा आसान हो जाएगा। एट प्रेजेंट कंपनी दैट ऑपरेट इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हैव टू प्रिपेयर 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 सेट बनाते हैं। वन सेट बेस्ड ऑन होम कंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अपना देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, एंड अदर सेट बेस्ड ऑन IFRS। इन केस ऑफ एडम्पशन ऑफ IFRS, अगर IFRS को अडॉप्ट कर लिया, इट विल हैव टू प्रिपेयर ओनली 1 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक ही बनाना पड़ेगा। दस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम अब्रॉड विल बी मिनिमाइज। तो फंड जो रेज करने के लिए अब्रॉड से अलग से बनाना पड़ता इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो बनाने का मेहनत बच जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वही बना हुआ है और पैसा भी बच जाएगा। ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि मार्केट वैल्यू पे एसेट का वैल्यू लेते हैं, तो मार्केट वैल्यू पे लेते हैं तो उसका ट्रू वैल्यू एक पता चलता है। तो देयर इज वाइड गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट्स आर वैल्यूड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, वेयर एज IFRS एसेट्स आर रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू दैट इज मार्केट कॉस्ट। ओके, सो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ विच एसेट कुड बी सोल्ड इन द मार्केट, मतलब मार्केट प्राइस है। Adoption of IFRS will provide a uniform basis for reporting of true and fair value of assets। तो एसेट का यहाँ सही वैल्यू पता चलेगा क्योंकि 25 साल पहले कोई एसेट कितने में खरीदा है, आज तो उसका वो वैल्यू नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या है बेनिफिट्स ऑफ IFRS। तो क्या क्या हमने देखा? यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड, ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक, और डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट अकाउंट। फ्रॉड करना या अकाउंट को मैनिपुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द अकाउंट एंड कमिट फ्रॉड इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पुराने सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ईजिली कर सकते हैं। देयर आर टफ रिजिड रूल्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर IFRS। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट द अकाउंट। IFRS में अकाउंट कोड मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब क्या है बेनिफिट्स ऑफ IFRS, क्या फ़ायदा है? तो IFRS आज वेरी यूजफुल। क्यों यूजफुल है भाई? तो इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है। हेल्पफुल टू इंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कंट्री में काम कर रहा है उसको आसानी होती है। दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्री। उनको अलग अलग देश के बनाने पड़ते हैं, लेकिन IFRS होने से क्या होता है वो यूनिफाई कर देता है, मतलब सब जहाँ भी उनका हो बिजनेस हर एक देश में एक ही रूल से बन जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्पफुल टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल है। इन्वेस्टर रिक्वायर हाई क्वालिटी, रेलिवेंट एंड रिलायबल, ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन। ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। द यूज ऑफ कॉमन सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो क्या है, हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको IFRS बोलते हैं। वुड बी हेल्पफुल टू इन्वेस्टर इन कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्री। अलग अलग देश ने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिया होगा, लेकिन जब उसको कंपेयर किया जाएगा, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे है तो सब IFRS के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, तो आसान हो जाता है इन्वेस्टर के लिए फैसला लेना कि हम कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे तो कहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, विदेश से अगर पैसा मिले, बिकम्स ईजियर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबली बनाया है, IFRS पे बनाया है, तो ईजिली पैसा मिल जाता है। नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर इन्फॉर्मेशन एज पर IFRS। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलता है, आपका इन्फॉर्मेशन IFRS के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड कन्वर्जेंस टू IFRS वुड इनेबल इंडियन कंपनीज टू एक्सेस इंटरनेशनल कैपिटल ईजिली। अगर भारत की कंपनी जो हैं वो भी IFRS में अपने आप को कन्वर्ट कर लें, मतलब स्विच कर लें अपना मेथड को, तो उनको ग्लोबल फंड ईजिली मिल सकता है। लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड एब्रॉड, विदेश से फंड जुटाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अपने देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म बनाती है अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको दो तरह का बनाना पड़ता है, एक अपने देश के लिए और एक जब विदेश वाला कोई मांगेगा तो उसको देने के लिए। लेकिन अगर वो IFRS से बनाई है तो अपना देश हो या विदेश हो, हर जगह वही एप्लीकेबल हो जाता है, तो कॉस्ट कम हो गया, दो के बदले एक बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो बेटर सर्विस दे पाते हैं, सब जगह एक ही रूल है तो उनके लिए भी आसान होता है। ट्रू एंड फेयर वैल्यू, IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसेट्स आर वैल्यूड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू, जो कि क्या है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इग्नोर्स दिस कॉन्सेप्ट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं लेता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेता है। अगला पार्ट क्या है, इंड AS। इंड AS क्या है, इंड AS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब IFRS का इंडियन वर्जन निकाल दिया। IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IAS भी डेवलप किया इसको, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, और IFRS को के बेसिस पे इंड AS को डेवलप किया। तो इसका क्या क्या फीचर है, तो इंड AS आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS, इसका मॉडिफाइड वर्जन है। इंड AS आर कम्प्रीहेंसिव, ठीक है, एंड कवर अ वाइड एरिया कंप्राइजिंग रिवेन्यू, एक्सपेंस, लॉस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, ये सबको ये रिकॉर्ड करता है। इंड AS आर प्रिंसिपल बेस्ड, ये भी प्रिंसिपल बेस्ड है। अंडर इंड AS आइटम्स आर शोन इन बैलेंस शीट एज पर प्रिंसिपल एसोसिएटेड विथ ईच आइटम, मतलब जिस आइटम से रिलेटेड जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड होता है। इंड AS ले एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सब वैसे ही है जैसे पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, खाली पहला लाइन आ गया कि मॉडिफाइड वर्जन है IFRS का। ऑब्जेक्टिव क्या है इंड AS का, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, देखिए सेम पॉइंट है जो पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर अबाउट पॉलिसी अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम पॉइंट है। टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम है। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, ये भी सेम है। रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, जो हमने पहले यहाँ पढ़ा है 5 पॉइंट, वही सेम यहाँ है, मतलब अगर हम एक के लिए याद कर ले तो दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखना है कि इंड AS का मेरिट क्या है, फ़ायदा क्या है इससे, जब IFRS है ही तो क्यों बनाया गया, तो सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशन, हमारे देश के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सूटेबल, क्योंकि IFRS तो सभी देशों को ध्यान में रख के बनाया गया है ना, लेकिन इंड AS स्पेशली हमारे देश को ध्यान में रख के बनाया गया, और इस तरह से बनाया गया कि उसमें IFRS का भी सारा रूल आ जाए, ताकि किसी को दो ना बनाना पड़े। क्लियर गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए क्लियर गाइडलाइन है इसमें। यूनिफॉर्मिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, स्टैंडर्ड जब ही आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो यूनिफॉर्मिटी आएगा ही। हेल्पफुल है इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट अकाउंट, ये सारे इसके फीचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इंड AS है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अच्छे से कि क्या डिफरेंस है दोनों में।
तो बेसिस के बेसिस पे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ये IAS पे बेस्ड था और ये IFRS पे बेस्ड है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड विच आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, रूल बेस्ड है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल बेस्ड है। इंड AS जो है प्रिंसिपल बेस्ड है। नेक्स्ट क्या, लैंग्वेज कैसा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ड्राफ्टेड इन टेक्निकल लैंग्वेज विच मोर देन वन ऑप्शन एज इन केस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन के साथ ये रहता है। इंड AS आर ड्राफ्टेड इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, और यहाँ क्या करता है, फेयर वैल्यू यानी मार्केट प्राइस। ट्रस्ट एंड रिलायंस बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट ट्रीटेड विद ट्रस्ट एंड रिलायंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, इस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इंड AS आर बेस्ड ऑन IFRS पे तो सब ट्रस्ट करता है, तो इसलिए हैंस दे कमांड हायर ट्रस्ट एंड रिलायंस। यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, लेकिन इंड AS में यूनिफॉर्मिटी होता है, ठीक है। यहाँ रहता है लेकिन इतना इंश्योर नहीं करता कि करनी है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव दिए हुए हैं ना, तो कोई उसको यूज कर लेगा तो भी वो गलत नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। मल्टीपल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर मल्टीपल रिपोर्टिंग फॉर कंपनीज लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देश में कंपनी है तो अलग अलग करना होगा, ठीक है, और होम कंट्री में अलग और फॉरेन कंट्री में अलग। इंड AS इंश्योर देयर इज़ नो मल्टीपल रिपोर्टिंग, कोई मल्टीपल रिपोर्टिंग नहीं होगा, आपका जहाँ जहाँ है आप एक ही मेथड फॉलो कीजिए और सब में कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS और इंड AS। अब चैप्टर का तैयारी आपको कैसे करना चाहिए, तो इसके बाद देखिए जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर तैयार करके याद करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, हर एक चैप्टर के एंड में देखिएगा ट्रू फॉल्स वगैरह है वो सबको करना है, तब आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर लग रहा है कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे आप ज़रूर बताओ, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।